हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि जब पूरा साल कंप्लीट हो जाता है जीएसटी में, फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है और आपका अप्रैल भी स्टार्ट हो जाता है, मई भी स्टार्ट हो जाता है, जून भी स्टार्ट हो जाता है, जुलाई भी स्टार्ट हो जाता है, अगस्त भी, सितंबर भी। तो आज हमारी डेट है 8 सितंबर 2024। अब आपको पता है GSTR 1 जाने वाली है 11 तक, जो लोग फाइल कर रहे हैं अगस्त की। बट उसमें एक चीज़ ये भी हो रही होगी, अप्रैल में भी हो रही होगी, आज भी हो रही होगी, अप टू अक्टूबर 2024 तक होने वाली है। वो क्या होगी कि जो भी करेक्शंस हैं, जो भी एरर्स हैं, हम उसको ठीक करने वाले हैं थ्रू GSTR 1, GSTR 3B, GSTR 2B या वेंडर की GSTR 1 के अकॉर्डिंग। सो उसी के पर्पज़ से हमने एक आपके लिए पीपीटी बनाई है, बड़ी प्यारी सी। उसमें ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम पूरे साल के जो करेक्शंस हैं वो कैसे करेंगे। कुछ थोड़ा थियोटिकल है, प्रैक्टिकली आपको मैं ओरली समझाऊंगा, नॉट फॉर द एक्सेल। सो जो एक्सेल की उम्मीद कर रहे हैं, वो एक्सेल आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे इंटरनेट पे। बट ये जो पीपीटी है, मैंने इस पर्पज़ से बनाई है कि आपको प्रोसेस समझ आ जाए। थोड़ी सी डिटेल्स भी डाली है, अगर किसी को कहीं डाउट आता है तो वो डिटेल रेफरेंस लेके थोड़ा आगे बढ़ सकता है, पढ़ सकता है। और जो लोग डिटेलिंग नहीं पढ़ना चाह रहे वो उनके लिए पीपीटी है। सो हम स्टार्ट करते हैं। टाइटल है एनुअल रिकॉन्सिलेशन, जिसको हम थोड़ा सा स्मूथ करना चाह रहे हैं। अगर आपको समझ भी आ जाता तो भी आप कर लोगे, मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ। और जिनको आता है वो बहुत अच्छी बात है, वो थोड़ा सा उनको हेल्प मिलती है तो पर्पस सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला टाइटल, जैसे अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, कि एनुअल रिकॉन्सिलेशन, जिसको हम स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि एक पूरा जीएसटी का रिकॉन्सिलेशन प्रोसेस है। देन आपका आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको पता ही है कि जीएसटी बड़ा क्रूशियल हो गया, जिसमें बहुत सारी रिटर्न हैं, जिसमें डाटा मैच कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी देख रहे हैं, और उसमें डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई और रेक्टिफाई भी कर रहे हैं। ये बहुत ही एसेंशियल है कंप्लायंस करने के लिए, क्योंकि पूरे साल का जो भी करेक्शंस होते हैं, एरर्स होते हैं, आप उसी के थ्रू ठीक कर पाते हैं। क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर तो आपने जो ठीक किया ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ आइडेंटिफाई होते हैं तो आप बाद में उसको रिकॉन्सिलेशन बनाने के बाद जब वो आइडेंटिफाई होता है तो उसको करेक्ट कर सकते हैं थ्रू GST 1 3B फाइलिंग्स। और वैसे तो आपको आइडियली रेगुलरली करना चाहिए, रेगुलर यानी कि मंथली, जब भी आपकी रिटर्न्स बनती हैं तभी आपको क्यूमुलेटिव बेसिस पे करना चाहिए, रेदर देन उस पर्टिकुलर मंथ की डिटेल्स को रेफ़र करके। तो हम भी ऐसे ही करते थे पहले कि हम क्यूमुलेटिव लेवल पे ही करते थे, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात है, चाहे वो आपका GSTR 1 आउटवर्ड सप्लाई की बात है। अगर आप ये सब कुछ करते रहते हैं तो आई गेस रेगुलरिटी को जो अथॉरिटीज़ हैं उनको कोई इशू नहीं आता, और आपको भी तंग नहीं करते हो ज़्यादा फिर। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना कुछ की पॉइंटर्स थे जो मैंने बनाने की कोशिश करी है, माइट भी आपको हेल्प मिले। सबसे पहले कि भाई ये रिकॉन्सिलेशन बनाने की इंपॉर्टेंस क्या है। फिर मान लो इंपॉर्टेंस समझ आ गई तो हमें करना क्या है, फिर हमें डाटा मैचिंग करनी है। मान लो डाटा मैचिंग करते करते हमें समझ आता है कि यार इनपुट टैक्स क्रेडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें क्या पॉइंट्स हो सकते हैं। ये सब कर लिया हमने, इंपॉर्टेंस समझ ली, मैचिंग कर ली, आईटीसी आइडेंटिफाई कर लिया, और आईटीसी में जो भी डिस्क्रिपेंसीज है वो भी देख ली, अब उसको करेक्ट करना है। फिर आपका डिस्क्रिपेंसी जब हो जाती है, आइडेंटिफाई हो जाती है, तो किसको बोलोगे यार, वेंडर को तो बताओ, जो आपका कस्टमर है या जो आपके सप्लायर हैं उनको तो बताओ कि भाई ऐसे ऐसे इशू आया तो उसको करेक्ट कर लो। और जल्दी ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सितंबर अक्टूबर 2 महीने हैं। अगस्त की तो रिटर्न आप जो कर चुके, सितंबर अक्टूबर में जो आप करना चाहते हो उसके लिए 2 महीने आपके पास बाकी हैं। पीरियोडिक रिव्यू भी ज़रूरी है, फॉलोअप करना, यानी कि मेल डाल के छोड़ दिया, एक बार बोल दिया कस्टमर को, वेंडर्स को, पीरियोडिक फॉलोअप करना पड़ेगा आपको, और रिव्यू भी करना पड़ेगा। बाकी अगर करते करते कोई चैलेंजेस आएंगे हम वो भी डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमने सब कुछ बना लिया, रिको कर ली, तो हमारे को रखना क्या है, क्या क्या डाटा बैकअप्स रखने, उसकी बात भी हम करेंगे साथ साथ। तो सबसे पहला, रिकॉन्सिलेशन इंपॉर्टेंट क्यों है। सेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जो आपकी बुक्स है वो आइडियली 1 3B से मैच होनी चाहिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं मैच होगी तो फिर डिस्क्रिपेंसी बनेगी, वो डिफरेंसेस आएंगे, और वो पोर्टल पे आते हैं, क्योंकि आपकी बुक्स पोर्टल पे नहीं है, लेकिन जब आप 9 बनाओगे वहाँ पे आपको सेट ऑफ करने पड़ेंगे। और इतना लेट ना करके आप पहले ही कर लीजिए 1 3B में। खैर अब तो मार्च जा चुकी है, बट जो भी सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर के अगर रिटर्न्स में आप टैक्स पे कर सकते हो और उसको GSTR 1 में भी रिफ्लेक्ट कर सकते हो, तो वो भी एक करेक्शन एक्शंस माना जाएगा। परचेज रिकॉन्सिलेशन, भाई आपने वेंडर को ऑलरेडी पैसा दे दिया, टैक्स का भी दे दिया और उसकी सर्विसेज गुड्स का भी दे दिया,
लेकिन आपने उसका इनपुट क्लेम नहीं करा, तो आपकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा ही लग रही होगी। जो भी आप पोर्शन इनपुट से दे सकते थे लायबिलिटी का, उसको आप कैश से दे रहे हैं, तो कैश वर्किंग कैपिटल आपकी इन्वॉल्व हो रही है, कैश फ्लो में भी चेंजेस आ रहे हैं इस वजह से। सो टैक्स लायबिलिटी की रिको बननी चाहिए और वेंडर की रिकॉन्सिलेशन। वेंडर को पता होना चाहिए कि भाई उसकी जो रिटर्नें जा रही हैं, जो हमारे GSTN पे वो इनपुट दिखा रहा है, या तो वो गलत है, या शॉर्ट है, या फिर वो गलत GSTN पे है, कुछ भी हो सकता है केस। तो बहुत सारे केसेस इसमें। सो टैक्स लायबिलिटी कौन से बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर कोई शॉर्ट पेमेंट करी टैक्स की, तो आप उसको डिफरेंसेस कैलकुलेट करके आप पे कर सकते हैं। सपोज आपकी बुक्स में 120 रुपीज़ थे, लेकिन आपने रिटर्न्स के अंदर 1 और 3P में आपके 100 रुपीज़ रिपोर्ट किए, तो 20 रुपीज़ आपको विद इंटरेस्ट पे करना चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि पे करना होता है, कई लोग पे नहीं करते, वो कहते हैं 9 के टाइम पे करना, क्योंकि माइनर सा अमाउंट होता है समटाइम, लेकिन अगर मेजर है तो आपकी और वर्किंग कैपिटल को फंसा सकता है। तो आइडियली ये इंपॉर्टेंस इसलिए कि आपका बाद में लायबिलिटी ना निकल के आए, अभी आप उसको पे कर दो, तो इंटरेस्ट कंपोनेंट आपका काफ़ी रिड्यूस हो सकता है। और टैक्स तो आपने पे करना ही, क्योंकि कस्टमर से आप ले चुके हो, तो आइडियली आपको पे करना चाहिए। देन आपका पॉइंट आता है डाटा मैचिंग स्टेप्स। मान लो आपने इंपॉर्टेंस समझ ली, लेकिन हमें डाटा कैसे मैच करना है वो ज़रूरी है इस टाइम समझना। तो सबसे पहला आपका इनवॉइसेस और परचेज रिकॉर्ड, यानी कि आप एक्सेल फॉर्म में भी ले सकते हो और आपके फिजिकल कॉपीज भी ले सकते हो। आपको एक्सेल फॉर्म में ही लेना चाहिए, क्योंकि एक समराइज फॉर्म में और एक डिटेल फॉर्म में आपके पास फिल्टर लगाने के लिए, एनालिसिस करने के लिए, डाटा एनालिसिस करने के लिए बहुत अच्छा टूल है एक्सेल, तो आप उसके थ्रू कर सकते हो। लेकिन कोई अगर लग रहा है कि बिल्स में गड़बड़ है, आपका वो टैक्स रेट सही नहीं है या फिर GSTN सही नहीं है, तो आप उसका फिजिकल इनवॉइस कॉपी चेक करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक्चुअल में डाटा है क्या। सो जो आपने GSTR 1 3B बनाई है उसको कलेक्ट कीजिए, समरी फॉर्म में भी ले सकते हैं, डिटेल ट्रांजेक्शन लेवल पे भी ले सकते हैं, GSTR 2 भी तो आपको रखनी है साथ में। और फिर जब आपके पास रिटर्न आपके पास आ जाए, जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स है आपका लास्ट फाइनेंशियल ईयर का, जो कि आपका है 23-24, उसमें आप क्या कर सकते हैं कि अपना जो बुक्स का डाटा है करंट ईयर में, मतलब जो फाइनेंशियल ईयर लास्ट था 23-24, उसका सेल्स परचेज का डाटा कलेक्ट कीजिए, उसका ट्रांजैक्शन लेवल बनाइए। देन आप जो रिटर्न्स फाइल हुई है 1 3 पे उससे कंपेयर कीजिए। मंथली लेवल पे भी कर सकते हैं, टोटल लेवल पे भी कर सकते हैं। वही आपका बताया सेल्स डाटा। और जब आप सेल्स डाटा कंपेयर कर लेंगे तो आपको पता चलेगा आपने या तो एक्सेस रिपोर्ट किया, शॉर्ट रिपोर्ट किया। एक्सेस किया तो हो सकता है लास्ट ईयर का, और शॉर्ट किया तो हो सकता है इस साल पे करना हो आपको, विद इंटरेस्ट और विदाउट इंटरेस्ट भी हो सकता है, डिपेंड्स द वैल्यू एंड द टैक्स कॉम्पोनेंट। और आपका जो इनपुट आपने क्लेम किया है, ये जो आपकी बुक्स में खड़ा है, वो ITC एलिजिबल होना चाहिए, ये सबसे पहले चेक कीजिए। इन एलिजिबल ITC आप मत लीजिएगा, नहीं तो फ्यूचर में आपको फिर रिवर्सल्स करने पड़ेंगे। और डिपार्टमेंट तो आपको पता ही है कि जो उसके हिसाब से इन एलिजिबल होता है, सपोज़ किसी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या सीमेंट या फूड या कोई भी आपने इस तरह का ब्लॉक क्रेडिट वाला ITC लिया, तो वो डिपार्टमेंट आपका वापस रिटर्न करवाएगा, आपका रिवर्सल कराएगा। डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई कर लीजिए, करेक्ट कर सकते हो तो कर लीजिए, नहीं तो आप वेंडर को बताइए कि आपने ये गलत दिखाया है, या फिर अपनी बुक्स में रेक्टिफिकेशन डाल दीजिए और आपके जनरल लेजर से रिको कर दीजिए उसकी। फिर आपका है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपने क्लेम किया है वो अकाउंट फॉर किया नहीं किया। सपोज समटाइम्स ऐसा होता है आपकी 2B से आप ले लेते हो, बुक्स में आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो आइडियली वो टाइम टू टाइम बुक्स में रिकॉर्ड होना चाहिए। जैसे ही गुड्स रिसीव हुआ है फैक्ट्री प्रीमिसेस में या बिजनेस प्रीमिसेस में, या आपने जब सर्विस रिसीव करी है और कंज्यूम करी है, तभी आपका रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये सब करने के बाद एक आपका पूरा का पूरा रिव्यू करना, जो कि रिटर्नों से मैच होना चाहिए या शॉर्ट है, डिस्क्रिपेंसी है, वो आप एक बार चेक कर लीजिए और उस हिसाब से एक्शन लीजिए। एक्शंस क्या हो सकते हैं? एक्शन कुछ भी हो सकते हैं। अगर आपने ITC ज़्यादा लिया है तो आप रिवर्स कर दीजिए और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए। अगर आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट से क्लेम नहीं किया है, तो अगर कैश आपने पे किया, मतलब कैश पे करोगे तो इंटरेस्ट कॉम्पोनेंट बनेगा ही बनेगा आइडियली। अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट स्टैंडिंग नहीं है, तो अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट बैलेंस स्टैंडिंग है तो आप इंटरेस्ट नहीं पे कीजिए। इस पर काफ़ी सारी रूलिंग्स आप देख सकते हैं इंटरनेट पे जाके। सो बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हम इस पे आएंगे। ITC रिकॉन्सिलेशन की सबसे अच्छी प्रैक्टिस क्या है? यार देखो, सबसे पहले तो ना आपके पास सॉफ्टवेयर होने चाहिए। अगर आपका वॉल्यूम डाटा का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, इनपुट का भी आउटपुट का भी, मतलब मैं ज़्यादा किसको कह रहा हूँ, अगर मेरे पास लगभग 40,000 के करीब इनपुट टैक्स क्रेडिट की लाइन आइटम है, तो मैं इसको बोल रहा हूँ ये ज़्यादा है। ठीक है, आपके हिसाब से कम हो सकता है, आपके हिसाब से बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन अगर सेल्स का डाटा देखा जाए तो अगर आपकी मंथली 1.5 लाख लाइन आइटम्स रहती हैं तो पूरे साल में ऑब्वियसली वो ज़्यादा हो जाएगी। तो आप स्प्लिट करके भी बना सकते हैं, जो आपकी GSTR 1 है, यानी समरी फॉर्म में भी बना सकते हैं। अगर किसी मंथ में डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई होती है तो उसको आप उस मंथ में जाके चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या डिस्क्रिपेंसी और उसका क्या फर्दर एक्शन होना चाहिए। सर आप एक्शन तो बता दो, मतलब
कहानियाँ सुनाई जा रहे हो लेकिन एक्शन नहीं बता रहे कि आइडियली क्या एक्शन होना चाहिए। देखो, सेल्स का डाटा आपके बुक्स में ज़्यादा है, 1-3B में कम है, एक केस ये ले रहे हैं। तो जो आपकी एक्स्ट्रा लायबिलिटी है या एक्स्ट्रा जो टर्नओवर आपने कम रिपोर्ट किया, रिपोर्टिंग तो आप 9C में जाके ठीक कर सकते हो, लेकिन जो टैक्स का कंपोनेंट है वो आज ही पे कर दो, रेदर देन आपका इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा जब आप आपकी GST 990 फाइल करोगे। सेकंड केस, आपकी बुक्स में कम है, GST 1-3B में ज़्यादा है। इसमें ये भी हो सकता है कि 1 में ज़्यादा है, 3B में कोई ज़्यादा नहीं है। तो अब हो सकता है कि लास्ट कोई इन्वॉइस हो जो आपने रिपोर्ट किया जिसका टैक्स आप पहले पे कर चुके हो। जनरली क्या होता है कि टैक्स इंसान कहता है कि यार 3B में तो पे करो, जब भी आइडेंटिफाई होता है उसको आगे फर्दर एक्सटेंड नहीं करते, लेकिन 1 में वो मिस हो जाता है किसी भी रीज़न से, तो वो अप्रैल तक आ जाता है। अप्रैल के रिटर्न में करते हैं या उसके बाद के जो भी अप टू अक्टूबर के रिटर्न में होते हैं वहाँ पे रिपोर्ट कर देते हैं। तो ये 2 केस हो सकते हैं, या तो शॉर्ट है या एक्सेस है, उस हिसाब से आपका ट्रीटमेंट है। मैं जनरली बता रहा हूँ, टेक्निकली डिपेंड करेगा। एडवाइजरी ले लीजिएगा, आपको बहुत अच्छे से आपको एक एडवाइजरी मिल जाएगी, इस पर कोई भी दे सकता है। हमसे कनेक्ट करना है, हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। सेकेंड आपका आता है कि भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने शॉर्ट ले लिया तो बाकी ले लो आप, और बुक्स में आपने काउंटिंग कर रखी है, और आपके 2B से मैच होना चाहिए और वो एलिजिबल होना चाहिए, सामने वाले टैक्स पे करना चाहिए। जो 16(2) की कंडीशंस हैं वो पूरी की पूरी सेटिस्फाई होनी चाहिए। लेकिन अगर वाइड ब्रॉड एंगल पे देखा जाए तो 16, 17, 18 तीनों की आप देख लेना एलिजिबिलिटी उस हिसाब से। और कुछ ऐसा ITC तो नहीं जो आपके बिजनेस के हिसाब से एलिजिबल है लेकिन जनरली इनएलिजिबल होता है। लाइक आपने कोई फर्दर सप्लाई दिया, फूड का बिजनेस कर रहे हैं या किसी ऐसी चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं जो ब्लॉक क्रेडिट में आता है, लेकिन फिर भी वो फर्दर सप्लाई हो रहा है जो आप इनवर्ड ले रहे हैं और वही आउटवर्ड कर रहे हैं, तो आपका एलिजिबल बन सकता है। डिपेंड्स, एडवाइजरी ले लीजिएगा इस पर। तो अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे थे कि ITC रिकॉन्सिलिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। सबसे पहले तो भाई जितना आप उसको ऑटोमेट कर सकते हो कर लो, आपके चाहे फॉर्मुलेस के थ्रू या आपकी कंपैरिजन शीट के थ्रू या कोई टूल लेना है, इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। मतलब मैं आपको अगर नाम बताऊं, स्पेक्टा है, क्लियर टैक्स है, और ऐसे भी बहुत सारी कंपनीज है जो प्रोवाइड कर रही है। इन 2 में मैंने बाय हैंड काम किया इसलिए मैंने इनका नाम लिया, ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं, कुछ नहीं। तो टूल लीजिए अगर आपका वॉल्यूम डाटा ज़्यादा, और अगर नहीं है तो आप मैन्युअली कंपेयर कर लीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट होता है। ठीक है, देन आपकी आती है कि रिकॉन्सिलेशन। भाई मंथली रेगुलर रिकॉन्सिलेशन का मतलब ये नहीं कि आप डेली सुबह उठो रिको करनी शुरू कर दी। मंथली लेवल पे जब आपकी बुक्स क्लोज होते हैं, ड्यूरिंग द एक पीरियड आप डिसाइड कर लीजिए कि ये बिफोर रिटर्न फाइलिंग आपको करना है, या फिर एक जब मंथ चल रहा है 15th को, 20th को, या जब भी आपके पास लगता है कि यार आप इस पीरियड में करना चाहिए, वो आप डिसाइड कर लीजिए और उस पर करिए, अमल कीजिए, डिसिप्लिन बनाइए। जो भी आपकी डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाई होती है आप अपनी बुक्स के थ्रू उसको 1 और 3 में ठीक कर लीजिए अगर सेल्स का, और अगर ITC का है तो आप अपने वेंडर को बताइए कि भाई तूने ऐसे ऐसे किया, ये तेरा गलत है, बिल ये रहा, पेमेंट ये रही, कॉन्ट्रैक्ट ये रहा, और आपने बट 2B में कुछ और दिखाया, या आपने इनएलिजिबल कर दिया, RCM कर दिया, कुछ भी हो सकता है, या GST गलत डाल दिया, वो दिख ही नहीं रहा, या किसी और GST में डाल दिया मेरा, क्योंकि सेम पैन लेवल पे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन है। तो वो आप कम्युनिकेट कीजिएगा वेंडर से बातचीत करके रखिए, सो दैट कि अगर कुछ भी आपकी डिस्क्रिपेंसी, आपका इनपुट लैप्स ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए, उसको टाइम से बताइए। और आपकी जो इंटरनल टीम्स हैं, जो अभी आपके स्टाफ हैं या जो आपके जूनियर्स हैं या जिसके साथ भी आप जो आपके कोवर्कर्स हैं, उनको ट्रेनिंग भी दीजिए, उनको अपडेट कराइए कि यार ऐसे ऐसे चेंजेस आए, ये आपको कंप्लाई करना है। तो ये पॉइंट थे। देन आपका आता है, आपको डिस्क्रिपेंसी पता चल गई, सब कुछ पता चल गया, अब सोल्यूशन क्या है। भाई डिस्क्रिपेंसी पता चल गई किस में है, 1 में है, 3B में है, 2A में है, 2B में है, कहीं भी है, उसको आप नोट करके रखिए। ठीक है, देन डिस्क्रिपेंसी को कैटेगराइज कीजिए कि डाटा लेवल पे है या हमारे पास बिल ही नहीं है, या कुछ ऐसी एंट्री है जो डुप्लीकेट है। 1 में हमने 2 बार रिपोर्ट कर दी लेकिन 3B में 1 बार टैक्स दिया है, या 3B में डबल टैक्स दे दिया, 1 में 1 बार आई है, या बुक्स में डबल आ गई है, 1 3B में वही हो गया। जो भी केस हो सकता है, ये तो मैं एक जनरल केस बता रहा हूँ, इसमें और भी केसेस बन सकते हैं। और अगर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड है तो अपने वेंडर को कम्युनिकेट कीजिए। वेंडर से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो गया। इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स बन चुके हैं, बहुत कंपनियों ने सॉफ्टवेयर बनाए हैं, वो सिर्फ वेंडर कम्युनिकेशन पे ही काम करते हैं कि भाई इंटरनल टीम इतनी कैपेबल नहीं है, या फिर वो नहीं करना चाहते फॉर वट एवर रीजन्स कि उनके पास और भी काम होते हैं, तो वो कहते हैं हम कॉस्ट बेयर कर लेंगे लेकिन वेंडर कम्युनिकेशन कोई कर लीजिए। तो इसकी भी अपनी एक बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है आज की डेट में। और एक ऑप्शन हो रहा है कि आपके पास अगर सेल्स का डाटा है तो अपनी रिटर्न अमेंड कर दीजिए 1 3B, और अपनी बुक्स में अकॉर्डिंगली एंट्री कर दीजिए, सो दैट कि 1 3B एंड आपकी बुक्स तीनों की तीनों एक साथ अलाइन हो, मंथली लेवल पे भी और एनुअल लेवल पे भी। और अगर आपको लगता है कि यार रिटर्न अमेंड नहीं करना चाहते, हमारा प्रोसेस ये है इंडस्ट्री में कि हम बिल को एडिट करते नहीं हैं, हम उसमें टेम्परिंग नहीं करते, चाहे हम छोटी फर्म है, चाहे हम बड़ी कंपनी है या बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, तो हम डेबिट क्रेडिट नोट के थ्रू उसमें जो भी डिफरेंसेस होते हैं उसको रेक्टिफाई करते हैं। तो वो भी एक ठीक तरीका, लेकिन एक टाइम पीरियड तक होना चाहिए जो कि अक्टूबर 2024 तक का है, लास्ट फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, 23-24 के हिसाब से।
देन अच्छा, डेबिट नोट की कोई डेट नहीं होती कि आप ऐसा है कि 2 साल बाद भी अगर आपको पता चलता है टैक्स कम भी किया था, आपने डेबिट नोट से जा दिया, तो वो आप मेंशन कर सकते हैं, आप नोट कर सकते हैं, उसके हिसाब से डेबिट नोट इशू कर सकते हैं फॉर वन इनवॉइसेस और मल्टीपल में। लेकिन क्रेडिट नोट की एक डेट होती है जो आपको अक्टूबर 2024 तक लास्ट फाइनेंशियल के हिसाब से आपको रिपोर्ट करना होता है एज पर द अमेंडमेंट ऑफ द नोटिफिकेशन। देन आपका आता है मॉनिटरिंग। यार एक बार आपने अगर वेंडर कम्युनिकेशन कर लिया, बिलिंग कर ली, सब कर लिया, सब कुछ ठीक कर लिया, लेकिन आप देखते रहो कि यार गड़बड़ी बार बार तो नहीं हो रही है, रिपीटेटिव तो नहीं है, तो अपनी टीम को या तो एक असाइन कर दीजिए एक बंदा कि यार इसको सिर्फ मॉनिटरिंग भी करेगा और ये रिटर्न भी करेगा। मतलब वो दोनों चीज़ें ना करे मेरे हिसाब से, तो कि मॉनिटरिंग करने वाला थोड़ा सा डिफरेंट बंदा हो और जो रेगुलर कंप्लाइंस कर रहा हो, सो दैट कि वो अपने दोनों काम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियर करके अपना काम अच्छे से चेक कर सके कि वो डिस्क्रिपेंसी ना हो। वो सीनियर लेवल पे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि यार मैनुअल वर्क हो जाता है तो आप टूल्स ले लीजिए, सॉफ्टवेयर ले लीजिए, वेब बेस्ड भी है और आपका सिस्टम बेस्ड भी सॉफ्टवेयर है, या सैस सॉफ्टवेयर काफ़ी सारे हैं और बहुत सारी कंपनी से जो आपको प्रोवाइड कर रही है, कॉस्ट में कम में भी दे रही है, ज़्यादा में भी दे रही है, तो आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए और एक सॉफ्टवेयर लीजिए और आप अपने से मेंटेन कीजिए। थोड़ा सा खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है जीएसटी कंप्लायंस के लिए। देन आपका आता है वेंडर कंप्लायंस, जो मैं बात कर रहा था कि भाई इसकी बहुत बड़ी मार्केट बन चुकी है आज की डेट में। जीएसटी तो टेक्निकल है ही, लेकिन जीएसटी सॉफ्टवेयर जो है उसमें वेंडर कम्युनिकेशन का कई जगह ऑप्शन मिलता है। तो आप चाहो तो ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर डाल के वेंडर्स को रेगुलरली इंटीमेट कर सकते हो कि जो डिस्क्रिपेंसी है, या आप डायरेक्टली ओरली बात करके भी सकते हो और उसको मेलिंग भी रिपोर्ट कर सकते हो, जैसे आपको ठीक लगे। बट वेंडर कंप्लायंस करनी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट वही है वेंडर कम्युनिकेशन में कि आप रेगुलर कम्युनिकेट करो, उससे बातचीत करो, ठीक है। और वेंडर का पहले तो चेक कर लो कि यार वेंडर जेन्युइन है नहीं है, या कि ऐसे ही कोई वेंडर आ गया है उठ के। और मतलब जैसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत होता है, वेंडर बहुत सारे मतलब ऐसे होते हैं जो रिटर्न भी नहीं फाइल करते, आप बोलते हैं क्वार्टरली हैं, लेकिन क्वार्टर में भी नहीं करते, तो टैक्स भी नहीं पे करते और बिलिंग भी नहीं, मतलब बिलिंग अच्छे से इशू कर देते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि वो पेमेंट नहीं करते और GSTR 1 भी टाइम से फाइल नहीं करते। एक दो बार कर लेते हैं, उसके बाद लगता है कि यार हाँ वेंडर ठीक है, लेकिन बाद में वो इनएक्टिव हो जाता है, फिर वो रिवोकेशन, वो सब कहानियाँ स्टार्ट हो जाती है। तो अपने वेंडर को अच्छे से जेन्युइनिटी, उसकी जेन्युइनिटी चेक कर लीजिए, क्योंकि इस पर केसेस यही है कि अगर आप वो जेन्युइन नहीं है लेकिन आपने अपनी तरफ से सारी कंप्लाइंस की तो ग्रे एरिया बन जाता है। अब तो खैर एलिजिबिलिटी मिल जाती है, लेकिन पहले बहुत इश्यूज़ थे इसके ऊपर कि यार वेंडर क्या करते थे, वो टैक्स पे नहीं करते थे और हम कहते थे कि हम टैक्स पे करेंगे और फिर डिपार्टमेंट हमसे रिकवर करता था। लेकिन जबकि हमने यहाँ भी टैक्स दे दिया उसको और हमने डिपार्टमेंट में भी लग दिया, उस पर पेनल्टी इंटरेस्ट सब लग गया हमारे पे। तो बेटर है अपने वेंडर की जेन्युइनिटी अच्छे से चेक कर लीजिए, उसका फाइलिंग स्टेटस देख लीजिए, और फिर जब आपके बिल्स काफ़ी सारे हो जाते हैं या जितने भी बिल्स हैं उसका चेक कीजिए कि वो टाइम से रिपोर्ट कर रहा नहीं कर रहा, और अगर नहीं कर रहा तो उसकी फॉलोअप कीजिए जो भी उसके इशूज़ है, डिस्क्रिपेंसी है। और अगर आपको लग रहा है कि वेंडर टाइम से नहीं दिखा रहा, तो कई लोग क्या करते हैं कि इनपुट तो उन अपनी बुक्स में ले लेते हैं, भले ही नहीं दिखाया, लेकिन अगेंस्ट में उसकी एक GSTR 1 की वो भी दिखा देते हैं, GSTR 1 में अपनी एक डेबिट नोट डाल के, सो दैट वो रेक्टिफाई हो जाए और सेट ऑफ हो जाए, कॉन्ट्रा बना देते हैं उसको। और अपने प्रोसेस को ऑटोमेट कीजिए, मतलब वेंडर कम्युनिकेशन को ज़्यादा करना पड़ रहा है तो कुछ सॉफ्टवेयर लीजिए, या फिर अपने ऑटोमेशन कैसे कर सकते हैं उस पर थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, ठीक है। अपनी टीम को ट्रेनिंग दीजिए और इसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट रखिए। कल को प्रूफ के लिए कि भाई वेंडर बोलेगा आपने कहाँ ऐसे डिस्क्रिपेंसी हुई है, मुझे तो दिखाओ, तो उसको डिटेल भेज दीजिएगा कि देखो ये डिस्क्रिपेंसी है। पीरियोडिक रिव्यू, वही मैं बात कर रहा था कि कोई ऐसा बंदा इंश्योर करे कि यार ये सब हो रहा है, तो रेगुलर मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए, वो इतना एलिजिबल हो, कैपेबल हो कि यार खुद डॉक्यूमेंट चेक कर सके या फिर वर्किंग चेक कर सके रिकॉन्सिलेशन की। तो ये बंदा 1-3B 2A 2B उसको सब पता होना चाहिए। थोड़ी सी भी नॉलेज है तब भी उसको एक स्केप्टिज्म वाला माइंड रखना पड़ेगा कि यार ये गलती है तो भाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ ख़त्म हो रही है, ये रेक्टिफाई क्यों नहीं हो रही, बार बार रिपीट क्यों हो रही है। पीरियोडिक इसलिए बड़ी उसी है, नहीं तो आप एक बार रिव्यू करके ख़त्म कर सकते हो, लेकिन जिसका बिजनेस है, उसका जिसका पैसा लगा है, उसको पीरियोडिक रिव्यू चाहिए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। डिस्क्रिपेंसी पता करके रखिए, बार बार कहाँ से आ रही है उसको ट्रैक कीजिए, उसको करेक्ट कीजिए, और वेंडर से बातचीत कीजिए। वेंडर को बोलिए कि आप अपनी नॉन कंप्लायंस को ठीक कीजिए और कंप्लायंस करिए, और उसके डॉक्यूमेंट प्रूफ रखिए। और यही डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको फ्यूचर में डिपार्टमेंट में प्रेजेंट करने में भी काम आते हैं, आपके वेंडर से बातचीत करने में काम आते हैं, और इंटरनल जस्टिफाई करने में भी काम आते हैं, जो भी ये कर रहा होता है। सब कुछ ठीक कैसे हो सकता है, मतलब मैं तो नहीं मानता कि हाँ पूरा बिजनेस में सब कुछ ठीक हो रहा है। कहीं तो चैलेंजेस आते हैं, कहीं तो दिक्कतें हैं। मतलब वो दिक्कतें क्या है, जब आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ट्रांजैक्शन का, तो हर एक बिल का, हर एक लाइन आइटम का आप डिस्क्रिपेंसी को करेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन जो बड़े अमाउंट्स होते हैं, बड़े वेंडर्स होते हैं, उनकी ज़रूर करवाइए, जिसमें आपका 80-20 रूल लगना चाहिए। 80 यानी कि जो 80% वेंडर है, जिनकी वैल्यू 80% है इनपुट टैक्स क्रेडिट में,
उनको आप सबसे पहले फोकस कीजिए, उनको करेक्ट करवाइए। अगर किसी वेंडर की रिपीटेटिव है तो उससे बात कीजिए, उसके टर्म्स एंड कंडीशन उसको बताइए, और नहीं तो उसकी पेमेंट रोकिए, जैसे भी करना आपको करिए, लेकिन उसकी कंप्लाइंस ठीक करवाइए। मतलब आप नहीं ठीक कर सकते, आप उसको फॉलोअप कर सकते हो, बार बार उसको पिंग कर सकते हो कि भाई तेरी नॉन कंप्लाइंस चल रही है, लेकिन तुम्हारे साथ बिजनेस कर रहा है तो हम पेमेंट रोकेंगे या हम तेरी पेमेंट में से सेटल करेंगे, जैसे भी आपको जो एक्शंस लेने हैं। डाटा से रिलेटेड डिस्क्रिपेंसीज होती हैं, मतलब डाटा तो रॉ डाटा जो सिस्टम से निकलता है या जो क्लाइंट के सॉफ्टवेयर से निकलता है वो इतना अजीब होता है कि मतलब उसको आप मतलब कई बार कुछ भी फील्ड्स बहुत कम ही होते हैं, जिसकी वजह से कई क्लाइंट तो सिर्फ जनरल लेजर देते हैं। जनरल में सिर्फ डेबिट क्रेडिट होता है, अमाउंट्स होता है, पार्टी का नाम होता है, डेट होती है, अकाउंटिंग डेट होती है, और नरेशन में कई बार चीज़ें भी नहीं होती, जिसकी वजह से या तो इनपुट ख़राब होता है या तो लायबिलिटी में गड़बड़ आती है। तो वो चैलेंजेस आते ही आते हैं। टेक्निकल एक्सपर्टाइज, अब आप बोलोगे यार मेरा बिजनेस 200 करोड़ का है, मैंने 20,000 वाला बंदा रखा हुआ है जिसको सिर्फ ये पता है कि एंट्री कैसे करनी है टैली के अंदर या बीजी के अंदर या फिर सैप के अंदर, सिर्फ वो सीख गया है, टैक्स की नॉलेज नहीं है उस बंदे को। लेकिन टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जब टेक्निकल एक्सपर्टाइज आपके पास आती है तभी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा स्कोप है इसका। तो ऐसा बंदा हायर कीजिए, या तो जिसको नॉलेज हो, नहीं तो उसको नॉलेज दीजिए, उसको ट्रेन कीजिए, अपडेट कीजिए, उसको बताइए, उसको क्लासेस दिलवाइए, जैसे भी करना करिए, लेकिन उसकी टेक्निकल स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। ये प्रोसेस अपने आप में टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब है कि ये ठीक है, अगर आपकी स्पीड है एक्सेल में तो आप कर सकते हो, आपको टूल के नॉलेज है तो फटाफट कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो ये टाइम बड़ा लगेगा। अच्छा चलो एक्सपर्ट है आप, एक्सेल की नॉलेज सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वॉल्यूम की वजह से, डाटा वॉल्यूम की वजह से वो टाइम लगता है, तो उसके फिर एक्शंस भी लेने होते हैं, उसको करेक्शन भी कराना होता है, एक पूरा प्रोसेस है। ये नहीं कि आप एक दिन में कर लिया और इसको नेक्स्ट डे आपने करेक्ट कर दिया, उसके लिए टाइम लगता है, और फॉलोअप भी लगता है, फिर रिव्यू भी होता है। और जीएसटी में इतने चेंजेस आते हैं कि यार उसको इंप्लीमेंट करना अपने आप में एक चैलेंज बन जाता है समटाइम्स। सो वो भी चीज़ है, उसको भी आपको अपनी बुक्स के साथ अलाइन करना है, पोर्टल पे जो बैलेंस कह रहे हो या जो रिटर्न कह रहे हो आपकी। कई बार अकाउंटिंग करते करते या फिर रेक्टिफाई करते करते कुछ ग्लिचेस आ जाते हैं सिस्टम में, जो कि एक बैरियर बन जाते हैं, तो उसको भी आपको देखना पड़ेगा कि उसको कैसे ओवरकम कर सकें। डॉक्यूमेंटेशन जो मैं बात कर रहा था कि आपने सब कुछ कर लिया, रिको कर ली, आपने प्रूफ बना लिए, सब कर लिया, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट भी तो रखोगे। ऐसा थोड़ी कि आपने बना के रिटर्न में कर दिया और बूम उड़ गया, ऐसा नहीं, मेरे डाटा चोरी हो गया, ये चोरी हो गया, वो कुछ नहीं चलेगा। सब कुछ आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। तो सबसे पहले तो आपको बिल्स की कॉपी रखनी है, जो एक्चुअल बिल बने हैं या जो एक्चुअल बिल आए हैं आपके वेंडर से, तो वो कॉपी रखिए, सो दैट कि प्रूफ हो जाए कि अगर कोई टेम्परिंग करता है तो वो पता चल जाएगा। डेबिट क्रेडिट नोट टाइम से इशू कीजिए, जो भी आपने सेल्स करी है या जो भी आपने इनपुट लिया है, अगर आपने इनपुट नहीं लेना था ले लिया तो उसको या तो रिवर्स कीजिए या फिर डेबिट नोट के थ्रू उसको करेक्ट कीजिए। रिटर्न टाइम से फाइल कीजिए, रिटर्न में सब कुछ डालिए जो भी एक रेलिवेंट फील्ड्स होते हैं। नहीं समझ आता तो किसी अच्छे एक्सपर्ट से कनेक्ट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं लगनी है तो किसी नॉर्मल लोगों से भी कनेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी लोग हैं जो रिटर्न्स फाइल करते हैं, सिर्फ आपको एडवाइजरी भी देते हैं। अगर हमसे कनेक्ट करना चाहते हो, हमने सबसे लास्ट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया, आप हमसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है, सब कुछ ठीक हो जा सकता है। रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, ये मैं वर्किंग की ही बात कर रहा हूँ। इसमें जैसी वर्किंग आप बनाओगे उसमें सब कुछ क्लियर होना चाहिए, क्या एक्शंस लीजिए, क्या आपको एक्शन लेने हैं या जो ले चुके हैं उसका स्टेटस उसमें सब आना चाहिए। कम्युनिकेट कीजिए वेंडर से, उसको डिटेल में बताइए कि आपके ये बिल्स हैं या ये डिस्क्रिपेंसी हैं, और आपके उसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। अगर आपने कोई मेल ड्रॉप करी है विद वर्किंग, और वर्किंग आपके पास भी रहनी चाहिए, यानी कि सिर्फ मेल पे पढ़िए, अपने सिस्टम में भी रखिए, और उसकी पूरी ट्रैकिंग रखिए, ऑडिट ट्रेल रखिए कि आपने कहाँ से वो एंट्री आई, क्या रिकॉर्ड हुई, क्या टेम्परिंग हुई, या उसके अगेंस्ट क्या बिलिंग डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू किए, और आज उसका स्टेटस क्या है, और उसके लिए आप सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सॉफ्टवेयर में अगर आप डाटा डाल देते हैं तो वहाँ भी मेंटेन होगा, और प्लस जहाँ ज़रूरत है आप फिजिकल भी रखिए। सो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि यार जीएसटी में आपको हर चीज़ देखनी है, नॉन कंप्लायंस नहीं चलेगी, कहीं ना कहीं वो डिपार्टमेंट को ट्रिगर करेगी, और जब वो ट्रिगर करेगी तो नोटिस आएंगे, और नोटिस आएंगे तो फिर आपके कहीं ना कहीं डिमांड निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और हो सकता है आपके पास सब कुछ ठीक हो, आपके पास जस्टिफिकेशन हो, लेकिन समटाइम्स वो एक्सेप्ट नहीं होते, फिर आपको हाई अथॉरिटीज़ में जाना पड़ता है, वो हाई अथॉरिटीज़ में आपको फिर कॉस्ट पड़ती है। तो बेटर है आप अपने लेवल पे ही रिकॉन्सिलेशन ठीक कर दीजिए, ताकि बाद में ज़्यादा डिटेलिंग में उसमें ना जाना पड़े। सो होप ये आपको वीडियो रेलिवेंट लगी होगी, आपको समझ आया होगा। कहीं आपको कोई डाउट है, मैंने फ़ोन नंबर दिया, आप मेरे से कॉल करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, या मेरे लिए कोई छोटा असाइनमेंट, बड़ा असाइनमेंट, जैसे भी आपको ठीक लगे, हम हर तरह का काम करते हैं, तो आप मेरे से कनेक्ट करके हम बातचीत कर सकते हैं, इसमें देखी जाएगी, जैसे भी एक्शन ले सकते हैं। सो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप लाइक करना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने कमेंट्स में डालिए आपको वीडियो कैसे लगी। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे, फिर नई वीडियो लाएंगे, फिर आपके लिए कुछ रेलिवेंट लाने की कोशिश करें। ओके, बाय बाय।